नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम सीधे उस चीज पर बात करेंगे जो हमारी सोच का असली आधार है। तर्क यानी लॉजिक। ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाला कोई भारी भरकम विषय नहीं है। असल में ये हमारे दिमाग का एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विचारों की एक शानदार वास्तुकला जो तय करती है कि कोई भी बात या कोई भी दावा आखिर मायने रखता भी है या नहीं। इस पूरे ढांचे को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। बुनियादी तत्व, औपचारिक बनाम अनौपचारिक तर्क, निगमन और विस्तार, जब तर्क विफल होता है, और आखिर में तर्क की प्रणालियां। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। बुनियादी तत्व। एक पल के लिए सोचिए, दुनिया के जितने भी बड़े और जटिल तर्क होते हैं उनकी शुरुआत आखिर कहाँ से होती है। जाहिर है, किसी भी विशाल इमारत की तरह उसकी कोई ना कोई मजबूत नींव तो होगी ही। लॉजिक शब्द असल में प्राचीन ग्रीक शब्द लोगोस से आया है। आसान भाषा में कहें तो ये सही ढंग से विचार विमर्श करने का अध्ययन है। इसका पूरा खेल सिर्फ एक बात पर टिका है, ये जांचना कि क्या दिए गए आधार वाक्य, जिन्हें हम प्रेमाइसिस कहते हैं, वो सच में किसी अंतिम निष्कर्ष का समर्थन करते हैं या फिर बस हवा में तीर चलाया जा रहा है। एक तर्क असल में बनता कैसे है, इसे ईंटों की तरह एक के ऊपर एक रखकर समझते हैं। मान लीजिए चरण 1 में हमारा आधार वाक्य है मंगल लाल है। चरण 2 में एक और आधार वाक्य लेते हैं, मंगल एक ग्रह है। अब जब इन दोनों स्वतंत्र तथ्यों को एक साथ जोड़ा जाता है तो हमारा तीसरा चरण यानी एक ठोस निष्कर्ष निकलता है, मंगल एक लाल ग्रह है। बिल्कुल सटीक। यही तर्क की सबसे बुनियादी संरचना है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, औपचारिक बनाम अनौपचारिक तर्क। ये जो बुनियादी तत्व हमने अभी देखे वो हमेशा एक जैसे माहौल में काम नहीं करते। इन्हें दो बिल्कुल अलग अलग जगहों पर परखा जाता है। एक तो बिल्कुल सख्त प्रयोगशाला जैसी जगह, और दूसरी हमारी रोजमर्रा की उलझी हुई दुनिया। इन दोनों का अंतर समझना बहुत दिलचस्प है। औपचारिक तर्क या फॉर्मल लॉजिक बिल्कुल गणित के समीकरणों की तरह कठोर होता है। इसमें अमूर्त प्रतीकों का इस्तेमाल होता है और यह विषय से पूरी तरह तटस्थ रहता है। इसका ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि नियम सही से लागू हुए या नहीं। दूसरी ओर है अनौपचारिक तर्क या इनफॉर्मल लॉजिक। यह हमारी प्राकृतिक भाषा और रोजमर्रा की बातचीत पर टिका होता है। अब चूंकि आम बोलचाल में शब्दों के कई अर्थ निकल सकते हैं, इसलिए यह अस्पष्टता का आसानी से शिकार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, निगमन और विस्तार। यहां मुख्य बात यह है कि आखिर निष्कर्ष निकाले कैसे जाते हैं। तर्क की दुनिया में 100% निश्चितता और केवल एक संभावना होने के बीच बहुत ही बारीक लाइन होती है। निगमनात्मक तर्क यानी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हमें पूरी निश्चितता देते हैं। मतलब अगर आपके आधार वाक्य सच हैं तो निष्कर्ष हर हाल में सच होगा, इसकी गारंटी है। पर दिक्कत यह है कि ये सतह पर कोई नई जानकारी नहीं देते। वहीं दूसरी तरफ विस्तृत तर्क या एम्प्लिएटिव आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ये सच में नई और संभावित जानकारी सामने लाते हैं, लेकिन इनमें एक रिस्क भी है। ये खंडन योग्य होते हैं, मतलब इनके गलत साबित होने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। इसे थोड़ा और गहराई से समझने के लिए सत्य सारणी यानी ट्रूथ टेबल को देखते हैं। यह औपचारिक तर्क का एक क्लासिक उदाहरण है। यहां P और Q दो अलग अलग कथन हैं। इनके बीच एंड यानी और का जो निशान है, उसका तार्किक नियम एकदम साफ है। पूरा कथन तभी सत्य होगा जब P और Q दोनों अपनी अपनी जगह पूरी तरह सत्य हों। अगर कोई एक भी हिस्सा झूठा निकला तो पूरी की पूरी संरचना ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। अब असल दुनिया में पूर्ण प्रमाण मिलना तो लगभग नामुमकिन ही है। इसलिए वैज्ञानिक हों या आम इंसान, सब विस्तृत तर्क का जमकर इस्तेमाल करते हैं। इसके दो मुख्य रूप हैं। पहला, आगमनात्मक यानी इंडक्टिव तर्क। जैसे अगर आपने कई बार काले कौवे देखे हैं तो आंकड़ों के आधार पर यह मान लेना कि दुनिया के सभी कौवे काले ही होते हैं। और दूसरा है अपगमनात्मक यानी एबडक्टिव तर्क। जैसे सुबह रसोई में ब्रेड के टुकड़े देखकर यह सबसे अच्छा अनुमान लगाना कि रात में पक्का किसी को भूख लगी होगी और उसने नाश्ता किया होगा। खैर, अभी तक तो हमने देखा कि तर्क काम कैसे करता है, लेकिन सोचिए क्या हो जब विचारों की ये शानदार वास्तुकला ढहने लगे। यही हमारा चौथा हिस्सा है, जब तर्क विफल होता है। एक बड़ा सवाल उठता है कि जब हमारे विचार विमर्श की क्षमता कमजोर पड़ जाती है तो असल में होता क्या है। यहीं से जन्म होता है तार्किक त्रुटियों का, जिन्हें हम फॉलेसीज कहते हैं। ये वो तर्क हैं जो ऊपर से देखने में एकदम सही लगते हैं, लेकिन जरा सा खुरच कर देखिए तो अंदर से पूरी तरह खोखले निकलते हैं। अनौपचारिक भ्रांतियों के कई कारण हो सकते हैं, जैसे भाषा का अस्पष्ट होना,
गलत अनुमान लगाना या बिल्कुल बेतुकी बातों को आधार बना लेना। इसका एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण देखिए। आज धूप है, इसलिए मकड़ियों के 8 पैर होते हैं। अब गौर कीजिए, निष्कर्ष बिल्कुल सच है, मकड़ियों के 8 पैर ही होते हैं, लेकिन यहां इस्तेमाल किया गया तर्क एकदम बेतुका और अप्रासंगिक है। यानी एक बिल्कुल सही निष्कर्ष भी किसी महाबकवास तर्क से निकल सकता है। तार्किक त्रुटियों का एक और बेहद मशहूर उदाहरण है फॉल्स डिलेमा या झूठी दुविधा। एक वाक्य सुनिए, आप या तो हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। आप हमारे साथ नहीं हैं, इसलिए आप हमारे खिलाफ हैं। ये बहस जीतने का एक बहुत ही चालाक तरीका है। इसमें जानबूझकर ऐसा भ्रम पैदा किया जाता है कि सिर्फ 2 ही विकल्प हैं और बीच के सारे व्यावहारिक या बीच के रास्तों को पूरी तरह से गायब कर दिया जाता है। इन सभी नियमों और गलतियों को समझने के बाद आइए इस चर्चा के 5वें और अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हैं, तर्क की प्रणालियां। ये देखना वाकई अद्भुत है कि इंसानों ने हजारों सालों में इन बुनियादी विचारों को कैसे विशाल और जटिल सिस्टम्स में बदल दिया है। अगर हम तर्क के इतिहास पर नजर डालें तो प्राचीन काल में अरस्तु के बुनियादी वर्गीकरण और न्याय वाक्यों से इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी। फिर सदियों बाद 19वीं सदी में महान गणितज्ञों ने आधुनिक प्रतीकात्मक तर्क की नींव रखी, जिसने तर्क को गणित की एक सटीक भाषा दे दी। और फिर 20वीं सदी आते आते यही तर्क आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान, कोडिंग और एल्गोरिदम की जान बन गया। आज जो शास्त्रीय तर्क सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसके 2 मुख्य स्तंभ हैं। प्रस्तावनात्मक तर्क या प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक जो सिर्फ पूरे वाक्यों या प्रस्तावों के बीच के संबंधों को देखता है। लेकिन प्रथम क्रम तर्क या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक एक कदम और गहराई में गोता लगाता है। ये वाक्यों की अंदरूनी संरचना को बारीकी से चीर-फाड़ कर देखता है और कुछ या सभी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके कहीं ज्यादा जटिल ढांचों की जांच करता है। पर शास्त्रीय तर्क की भी अपनी कुछ हदें हैं। क्या हो अगर हमें सिर्फ हाँ या ना से आगे बढ़कर संभावनाओं के बारे में सोचना हो? यही एंट्री होती है विस्तारित तर्क या एक्सटेंडेड लॉजिक की। उदाहरण के लिए मॉडल लॉजिक संभावनाओं और जरूरतों को दर्शाने के लिए डायमंड और बॉक्स जैसे नए प्रतीकों का इस्तेमाल करता है। इस तरह के तार्किक ढांचे से हम नैतिकता, समय और संभावनाओं जैसी गहरी दार्शनिक बातों को भी गणितीय रूप से सुलझा सकते हैं। तो मजेदार बात यह है कि हर कोई इन पुराने शास्त्रीय नियमों को नहीं मानता। कुछ प्रणालियां ऐसी भी हैं जिन्हें डिविएंट लॉजिक्स या विचलित तर्क कहा जाता है, जो इन पुराने नियमों को सिरे से खारिज कर देती हैं। उदाहरण के तौर पर बहुमूल्यवान तर्क सिर्फ सत्य या असत्य के कड़े नियमों को तोड़कर एक तीसरा मान भी ले आते हैं। कुछ फजी लॉजिक्स तो ऐसे हैं जो विरोधाभासों या सच के अनंत स्तरों को भी खुशी-खुशी अपना लेते हैं। और इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा और दिमाग घुमा देने वाला सवाल छोड़ते हैं। यदि क्वांटम यांत्रिकी जैसे आधुनिक विज्ञान वास्तविकता के उस स्तर पर काम करते हैं जहां शास्त्रीय तर्क के सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं, तो क्या इंसानी तार्किक सोच वाकई एक सार्वभौमिक सत्य है या फिर यह सिर्फ हमारे विकास की एक जैविक आदत भर है? इस विशाल ब्रह्मांड को समझने का बस एक छोटा सा इंसानी चश्मा। जवाब जो भी हो, विचारों की इस वास्तुकला में अभी भी खोज की अपार संभावनाएं बाकी हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।